नमस्कार। आज इस वीडियो में हम फिल्म एनिमल के विषय में बात करेंगे। देखिए, फिल्में मनोरंजन प्रधान होती हैं, परंतु मनोरंजन के साथ साथ ये बहुत आवश्यक है कि उसमें सामाजिक उद्देश्य भी अवश्य होना चाहिए। किसी भी फिल्म मेकर को, फिल्म निर्माता को ये पूरी छूट होती है कि वह नई से नई कल्पना कर सके, नए से नए आयाम को छू सके और उसको मनोरंजन के लिए प्रस्तुत कर सके। लेकिन मनोरंजन के नाम पर या नवीन नवीन कल्पनाओं के नाम पर हम ऐसी सामग्री ना परोस दें, हम ऐसी विषय वस्तु को ना प्रस्तुत कर दें जो समाज के लिए हानिकारक हो, जो स्वस्थ समाज बनाने की दिशा में लाभदायक ना हो। अगर इस दृष्टिकोण से हम फिल्म एनिमल के विषय में बात करते हैं, समीक्षा करते हैं, और अभी तक बहुत से लोगों ने, बहुत से समीक्षकों ने अपनी राय जाहिर की है, जिसके जो विचार हैं। और कोई भी जब बोलता है तभी उसका विचार सामने आता है। कोई भी जब फिल्म बनाता है तब उसकी बात सामने आती है कि उसके मस्तिष्क में क्या चल रहा है और क्या वह प्रस्तुत करना चाह रहा है, किस तरह से समाज में क्या दिखाना चाह रहा है, उसका जो मनोविज्ञान होता है वह सामने आता है। तो इस तरह से देखने पर मात्र 3 फिल्म ही बनाने वाले संदीप रेड्डी बागा साहब की, और तीनों ही फिल्में एक से बढ़कर एक हिट देने वाली, सुपरहिट होने वाली, लेकिन उतना ही चर्चा का विषय बनने वाली, केंद्र बिंदु बनने वाली, उतना ही दर्शकों की भीड़ को आकृष्ट करने वाली। तो ऐसी क्या बात है कि जो सभी लोग देखने जाना भी पसंद करते हैं। और देखने के साथ साथ जितना ही एक बहुत बड़ा वर्ग, उनका दर्शक वर्ग है, तो कहीं ना कहीं एक वर्ग ऐसा भी है जो उनकी विचारधारा से सहमत नहीं है, जो इस बात को लेकर के चिंतित है कि उनकी फिल्में समाज को स्वस्थ संदेश नहीं दे रही हैं। तो इस दृष्टिकोण से जब हम एनिमल फिल्म पर विचार करते हैं तो सबसे पहले बात कथ्य और तथ्य की कर लेते हैं कि उसका कथानक क्या है, क्या कथानक बुना है उन्होंने। कथानक में मूल रूप से कथा यह है कि पिता की भूमिका में अनिल कपूर जी हैं जो बलबीर की भूमिका निभाते हैं, और पुत्र की भूमिका में रणवीर कपूर हैं जो रणविजय की भूमिका निभाते हैं। और पिता और पुत्र के बीच में संवाद विहीनता है। पुत्र पिता का प्यार पाना चाहता है, अनिल कपूर का प्यार पाना चाहता है, लेकिन पिता दुनिया के सबसे अमीर आदमी हैं और वो इतना ज़्यादा अपने व्यवसाय में, स्वास्थ्य में इतने व्यस्त हैं कि जिसकी वजह से वह बिल्कुल 10 मिनट का भी समय पुत्र को नहीं दे पाते हैं। अब क्या परिवर्तन होता है पुत्र में कि पुत्र में जो पाशविक प्रवृत्ति है वह हावी होती जाती है, उसका विकास होता जाता है। मनुष्य में मूलतः 2 प्रवृत्तियां होती हैं। एक मानवीय प्रवृत्ति होती है जो उसे अच्छाइयों की तरफ ले जाती है, और एक पाशविक प्रवृत्ति होती है जो उसे बुराइयों की तरफ ले जाती है, जानवरपन की तरफ ले जाती है। तो यहाँ रणविजय के माध्यम से कितनी बुराइयां प्रवेश कर सकती हैं, उन सारी बुराइयों को ज्यादा उभारा गया है। निर्देशक का पूरा ध्यान इस पर केंद्रित है कि हम एक बिगड़ते हुए मनुष्य को कितने शक्तिशाली रूप में दिखा सकते हैं, तो अपनी शक्ति से कैसे सबको नियंत्रित करता है। जब उद्देश्य ही यह हो जाएगा कि पुरुष को हमें शक्तिशाली रूप में दिखाना है, तो निश्चित रूप से एक पक्ष प्रधान हो जाएगा और दूसरा पक्ष गौण हो जाएगा। अब उस परिवार में रणविजय की 2 बहनें भी हैं, माता भी हैं, लेकिन इन सभी का पक्ष गौण हो जाता है। माता के प्रेम का कोई महत्व नहीं है, पिता का प्रेम नहीं मिल रहा है तो वह बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और जैसा प्रायः होता है भारतीय परिवारों में कि पिता के पास समय नहीं है या पिता घर में नहीं है, तो भाई चाहे छोटा ही क्यों ना हो, तुरंत वह पिता की भूमिका में, संरक्षक की भूमिका में परिवार के आ जाता है। और विशेष रूप से बहनों के साथ, तो बहनों के साथ तो हमेशा ये समझता है, मानता है कि हमारा ही दायित्व है और हम ही बहन की रक्षा कर सकते हैं। और जैसे ही उसे पता लगता है
कि हमारी बड़ी बहन के साथ उसके कॉलेज में कुछ बच्चे उसके साथ रैगिंग कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं। तो चूंकि उसका तो मन ऐसे ही पहले से बढ़ा हुआ है और तुरंत वह अकेले नहीं, निशस्त्र नहीं, शस्त्र के साथ, गन के साथ बहन के स्कूल में पहुंच जाता और उसकी क्लास में पहुंच करके गन के दम पर सारे बच्चों को नियंत्रित कर लेता है, डरा देता है। अब यह दृश्य जो उपस्थित करते हैं, इस दृश्य से संदेश क्या जाता है? इस युवा के वर्ग के, इस आयु वर्ग के जो भी स्कूल गोइंग बच्चे हैं, उनको क्या मैसेज मिलता है? उनको तो यही लगता है ना कि मेरी बहन के साथ यदि ऐसा हो तो इसी तरह से रणविजय की तरह से हम भी अपने बहन के साथ जो भी दुर्व्यवहार करने वाले हैं, जो भी रैगिंग करने वाले हैं, उनका बदला ले सकते हैं, उनको डरा सकते हैं, उनको हम अपने कंट्रोल में ले सकते हैं। लेकिन क्या ये सही है? स्कूल प्रबंधन, प्रशासन नाम की चीज भी कुछ होती है। वहां का भी समाज होता है, वहां का भी परिवेश होता है। कहीं कोई बाधा नहीं, आराम से रणविजय अपने बहन के कक्षा में पहुंच जाता है गन लेकर के, और उसे कोई रोकने वाला, कोई टोकने वाला, कोई कुछ कहने वाला नहीं मिलता, क्योंकि निर्माता अपनी कल्पना में डूबा हुआ है। उसको नशा है हिंसा का, कि हिंसा दिखानी है तो सबसे पहले कक्षा में हिंसा दिखाता है, वहां सबको डरा करके अपने को विजयी मानता है, दिखाता है, और पूरा वह दृश्य उस तरह से दृश्यांकित किया जाता है। ऐसे ही बात जब आगे बढ़ती है, पिता पुत्र के बीच में कोई संवाद, कोई कथ्य, कुछ भी ऐसा हावी नहीं होता। बहनों के साथ, माता के साथ, जो कि वाद संवाद से भी सुलझाया जा सकता था, उसमें और नए एंगल डाले जा सकते थे, परिवर्तन किया जा सकता था, उसका हृदय परिवर्तन भी हो सकता था। इन सब बातों की कोई कोशिश नहीं की जाती है। सामान्यतः जैसा होता है कि धनाढ्य घरों के बच्चों के साथ, कि अगर वो अच्छा नहीं कर रहे हैं तो उनको तुरंत बोर्डिंग स्कूल में डाल दिया जाता है, अपने से दूर भेज दिया जाता है कि वहाँ उसका सुधार हो जाएगा। उसे अमेरिका भेज दिया जाता है, वहाँ 8 वर्षों तक रहता है। इस बीच में उसकी शादी भी हो जाती है, बच्चे भी होते हैं, और पिता पुत्र के बीच में 8 वर्ष तक कोई संवाद नहीं होता है, और प्यार बहुत है। अब प्यार बहुत है तो संवाद क्यों नहीं? संवाद के बिना प्यार की अभिव्यक्ति किस रूप में हो रही है? फिर जैसे ही वह वापस आता है, पिता के साथ कुछ घटनाएं होती हैं उनका बदला लेने के लिए, फिर पूरा क्रिएशन पूरा हिंसा का ही होता है, कि फिर वह पिता के साथ होने वाली घटना का बदला लेने के लिए डबल बॉडी बनाने, तरह तरह की कल्पनाएं करने, नए नए दृश्यों को अंकित करने की कोशिश करता है। और तो और इन सारे दृश्यों को केंद्र बिंदु बनाने के लिए एक ऐसी मशीन का आविष्कार किया जाता है, एक ऐसी मशीन निर्देशक बनाते हैं जो आज तक दुनिया में कहीं बनी ही नहीं है। वह भी एक आश्चर्य का केंद्र है कि ऐसी मशीन कभी लोगों ने देखा ही नहीं, बिल्कुल नया रूप। और उस मशीन गन के सहारे, उस मशीन गन के माध्यम से, उस मशीन के माध्यम से इतने हिंसात्मक दृश्यों की प्रस्तुति की जाती है कि एक एक साथ में 300, 400 लोगों का नरसंहार दिखाया जाता है। और इस नरसंहार को दिखाने के लिए उसे बहुत सपोर्ट भी अपने परिवार का प्राप्त है। पंजाब के अपने पिंड के जो साथी हैं उन सब का भी उसे सपोर्ट प्राप्त है। यानी हिंसा करने के लिए उसे हर चीज़ मुहैया कराई जा रही है। उसे मानसिक रूप से भी मजबूत किया जा रहा है, उसे शस्त्र से भी लैस किया जा रहा है, और फिल्म के आधे दृश्य तक हिंसा ही हिंसा की जो प्रस्तुत की जाती है। और स्त्रियों का पक्ष तो बिल्कुल गौड़ रहता ही है कि उनका कोई ना खास संवाद है, ना उन संवादों का कोई महत्व है, ना ही वो इतने अच्छे से कुछ सुनाई पड़ता है। बस अगर सुनाई पड़ता है और गूंज सुनाई पड़ती है तो केवल वह दृश्य ही दिमाग में चलचित्र की भांति चलते रहते हैं। इससे ये सिद्ध होता है, ये देखने से, कि निश्चित रूप से निर्माता को बहुत अच्छी पकड़ है पुरुष के मनोविज्ञान की, कि पुरुष क्या देखना चाहता है, और पुरुष
अपनी पौरुषीय शक्ति के प्रदर्शन को ही सबसे ज्यादा मजबूत पक्ष समझता है। जब वह अपनी इस शक्ति का प्रदर्शन कर रहा होता है तब कितना आत्ममुग्ध होता है। यह आत्ममुग्धता हमें उससे दिखाई पड़ती है जिस तरह से दर्शक वर्ग इसको देखने जा रहा है। वहां पुरुष अपनी उस पौरुषीय शक्ति के प्रदर्शन को देख करके बहुत आनंदित हो रहा है, खुश हो रहा है, और इस मनोविज्ञान को समझना आसान बात नहीं है। यही एक पुरुष ही समझ सकता है। नारी मनोविज्ञान को तो सब समझते आए हैं, प्रस्तुत करते आए हैं, लेकिन पुरुष का मनोविज्ञान कितना फर्क होता है, कितना हिंसा देखना चाहता है, कितना रक्त रंजित इतिहास देखना चाहता है, कितना रक्त रंजित चित्र देखना चाहता है, और यह देख करके उसे आनंद आता है। यह हमारा समाज बन रहा है, और इस समाज में इसको जो देख रहे हैं, जो इसके दर्शक हैं, उनके मन में क्या चल रहा है, उनका मनोविज्ञान क्या है, वो क्या देखना पसंद कर रहे हैं, और क्यों इसको देखने के लिए इतनी भीड़ उमड़ी चली आ रही है निरंतर, कि जो अभी तक थमने का नाम नहीं ले रही है। उसके पीछे यह कहीं न कहीं पता चलता है कि जैसे हमारे यहाँ पहले होता था कि राजा महाराजाओं का शासन होता था, तो राजा का दृष्टिकोण क्या होता था? राजा पहले दिन में शिकार किया करते थे। शिकार करना यानी जीव से खेलना, आखेट करना, वह उनका शौक होता था। उसमें उनको आनंद आता था, यानी खून बहाना और बहना और देखना भी एक आनंद का विषय है एक पुरुष के लिए। और उसके बाद शाम को कैसे उसका दिन बीतेगा, तो राजाओं के आमोद प्रमोद के लिए व्यवस्था मनोरंजन की जाती थी। उस मनोरंजन में क्या प्रधान होता था? नृत्यांगनाओं की व्यवस्था किया जाना, और नृत्यांगनाओं का जो परिधान होगा वह कैसा होगा, वह भी पुरुषों के द्वारा ही निर्धारित किया जाएगा कि किस तरह के परिधान में वह नृत्य को प्रस्तुत करेंगी। जो स्त्री के शरीर का ऊर्ध्व भाग होगा, ऊर्ध्व भाग में प्रायः वह केवल कंचुकी पहनेंगी, और जो शरीर का अधर भाग है उसमें इस तरह से चिपके हुए वस्त्रों को पहनाया जाएगा कि उनके संपूर्ण शरीर के अंग प्रत्यंग और उसके उभार को बहुत अच्छी तरह से देखा जा सके। और यह चित्र, यह आकृति देख करके ही पुरुषों का मनोरंजन होता था, राजाओं का मनोरंजन होता था, उनका आमोद प्रमोद होता था। अब इस पिक्चर के माध्यम से, इस एनिमल फिल्म के माध्यम से पुरुषों के अंदर निहित उस पशुवत प्रवृत्ति को, जो मानवीय नहीं कही जा सकती है, उसको दिखाया जाना सिद्ध करता है कि स्त्रियों को कैसे कैसे वस्त्रों में प्रस्तुत किया जा रहा है। वही अभिनेत्रियां जब पहले ठीक ठाक अच्छे परिधान में अपने आप को प्रस्तुत करती थी तब उनको कोई नहीं पहचानता था। अभी जब वह कम वस्त्रों के साथ और तमाम ऐसे दृश्यों के साथ सामने आ रही हैं जो समाज में एक प्रकार से वर्जनीय कहा जा सकता है, जो दृश्य शालीनता की सीमा में नहीं आएंगे, यानी जो कामुकता प्रधान दृश्य हैं, जो काम भावनाओं को उद्दीप्त करने वाले दृश्य हैं, जो उनकी आकांक्षाओं महत्वाकांक्षाओं को क्षणिक रूप से तृप्त करने वाले दृश्य हैं, जिसके लिए उनकी आंखें चिर प्यासी हैं उस क्षणिक आनंद को प्राप्त करने के लिए, और उस क्षणिक आनंद को प्रदान किया जाना, इनके दृश्यों में उसकी प्रधानता दी जानी, यह क्या दिखाता है? क्या हमारे स्वस्थ समाज का यह संकेत है? क्या हमारे समाज में ऐसे ही दृश्यों को सार्वजनिक रूप से प्रस्तुत किया जाता है? क्या अभी भारतीय समाज में ऐसे दृश्यों की स्वीकार्यता है? क्या कारण है कि अभी तक इतनी फिल्में बनी, फिल्मों का इतना लंबा इतिहास है, इतने लंबे इतिहास में इतनी कल्पनाएं हुई हैं, कभी महिलाओं को लेकर, कभी समाज को लेकर, कभी समाज में होती हुई घटनाओं को लेकर के, लेकिन इन वर्जनीय दृश्यों को दिखाया जाना किसी भी
निर्माता निर्देशक ने आवश्यक नहीं समझा। तमाम अन्य नवीन कल्पनाएं की। अब जैसे इन दृश्यों को देख करके, जैसे मध्यकाल में था, राजा लोग जो देखना पसंद करते थे, जब यह फिल्में नहीं थी, चित्रकला नहीं थी, तो क्या कवि लोगों का राज्य था। कवि लोग राजाओं के दरबार में रहते थे। वो क्या करते थे, तब भी राजाओं के वासना की पूर्ति के लिए वह शब्द चित्रों के माध्यम से नई नई कल्पनाएं प्रस्तुत करते थे। और उन कल्पनाओं में क्या होता था, स्त्रियों के सौंदर्य का नख शिख वर्णन करना। यानी शब्द चित्रों के माध्यम से इन्हीं चित्रों को वह शब्दों के माध्यम से प्रस्तुत करते थे और राजा उसमें आनंदित होते थे। परिणाम क्या होता था कि कवियों की कल्पना में कोई मौलिकता नहीं आ पाती थी और सामाजिक उद्देश्य गौड़ रहता था। उनका उद्देश्य केवल रहता था कि राजा को प्रसन्न करना, राजा को खुश करना। राजा को खुश करने के लिए अपनी वाग विदग्धता का, अपने शब्द जाल का, अपने अलंकार ज्ञान का तमाम प्रयोग करते थे। लेकिन समाज का जो सामाजिक उद्देश्य है और समाज कैसा होना चाहिए, समाज में स्वस्थ संदेश किया जाना चाहिए, वह पक्ष बिल्कुल गौड़ रहता था। ठीक वही स्थिति इस समय अब आ रही है इस फिल्म के माध्यम से कि हमारी युवा पीढ़ी जो 15 से 25 वर्ष की है, वह जो शक्तिमान को देख करके बड़ी हुई है, वही बच्चा जब शक्तिमान देखता था तब भी क्या कल्पना करता था, यही सोचता था ना कि देखिए शक्तिमान की सभी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं, मेरी भी सभी इच्छा पूरी होनी चाहिए। कितने ऐसे बच्चों ने शक्तिमान बनने के चक्कर में, अपनी इच्छा को पूरी करने के चक्कर में अपनी जान गंवा दी। माता पिता कितने ऐसे अपने बच्चों से हाथ धो बैठे। यह फिल्म का ही प्रभाव था, यह धारावाहिक का ही प्रभाव था। तो ऐसे धारावाहिक, ऐसी फिल्में नहीं बननी चाहिए। उन्हें नहीं पता था कि यह तकनीक के माध्यम से सब कुछ हो रहा है, इसमें तकनीक का बहुत बड़ा हाथ है। ये मनुष्य के द्वारा संभव नहीं है मनुष्य की सारी इच्छाएं पूरी हो जाएं। उनकी इच्छाओं को कहीं न कहीं संयमित करना पड़ता है, मर्यादित करना पड़ता है, और बहुत सी इच्छाएं पूरी नहीं भी होती हैं। लेकिन यहाँ जिस तरह से दृश्यों में कामुकता को, नंगता को, वस्त्रविहीनता को, और स्त्रियों का ही नहीं पुरुषों के भी शारीरिक सौष्ठव को प्रस्तुत किया गया है। अबरार हक के रूप में बॉबी देओल को इंटरवल के बाद प्रस्तुत किया जाता है, बहुत कम समय के लिए प्रस्तुत किया जाता है, लेकिन उसमें भी शक्ति प्रदर्शन और रक्त रंजित खून से लथपथ वह शरीर और वह एक्शन, वह सब कुछ क्या इंगित करता है। और उनके साथ भी जो इतिहास लाया जाता है, जो व्यक्तित्व लाया जाता है कि 3-3 शादियां और उन शादियों से कई बच्चे, यानी सब जगह विकार ही विकार है। स्वस्थ समाज का संकेत इसमें कहीं नजर नहीं आता। तो ऐसे पिक्चर से, ऐसे फिल्म से हमारा समाज क्या सीखेगा। लोग कहने के कहते हैं कि अरे कोई ज़रूरी थोड़े है, फिल्म मनोरंजन के लिए होती है, आपको पसंद आती है तो देखिए, नहीं पसंद आती है तो मत देखिए। कहना तो बहुत आसान है और होता भी है, लेकिन कभी कभी नहीं भी होता है। आप इस बात को सर्वविदित सत्य में नहीं कह सकते, शाश्वत सत्य नहीं कह सकते, बल्कि सत्य यह है कि समाज से हमेशा फिल्में प्रभावित हुई हैं और फिल्मों से समाज प्रभावित हुआ है। दोनों का अनन्य आश्रित संबंध रहा है और इसका प्रमाण है कि हमारे यहाँ कभी वह दौर था कि जब हमारे यहाँ देश प्रेम की फिल्में बहुत बना करती थीं और देश प्रेम की फिल्मों को भी पसंद करने वाले बहुत दर्शक मिले। जिन फिल्मों में देश प्रेम दिखाया गया, चाहे वह बॉर्डर फिल्म हो, तिरंगा हो, क्रांति हो, मदर इंडिया हो, 2 बीघा जमीन हो, जितनी भी ऐसी फिल्में बनी हैं, बहुत स्वस्थ मनोरंजन दिया है और हमेशा हमेशा के लिए बड़ी उत्कृष्ट फिल्मों के रूप में उनकी गणना की जाती है। इसी तरह से बच्चों पर भी केंद्रित बहुत सी फिल्में बनी
जिसमें तारे ज़मीं पर बहुत ज़्यादा फेमस हुई, बहुत ज़्यादा लोगों को ध्यान आकर्षित किया। स्लमडॉग मिलियनेयर है, और भी ऐसी फिल्में हैं, नील बटे सन्नाटा है, और महिलाओं पर भी केंद्रित बहुत सी ऐसी फिल्में बनी जिनमें छपाक, आर्टिकल 15, पिंक और तमाम फिल्में जो महिलाओं के प्रति संवेदना को जगाती हैं, जो पंगा फिल्म जो नए नए आयाम खोलती हैं, उदारता की भावना को, संवेदना की भावना को समाज में संप्रेषित करती हैं। और बहुत सामाजिक फिल्में भी बनी जो परिवार के साथ आप बैठ करके देख सकते हैं। हम साथ साथ हैं, कभी खुशी कभी गम, बाग माँ, तमाम ऐसी फिल्में, हम आपके हैं कौन, जिन फिल्मों को देख करके परिवार में सब लोग खुश होते थे और सब एक साथ देख सकते थे, एक दूसरे के साथ सीख सकते थे कि संयुक्त परिवार में हम किस तरह से रहें, कैसे हम अपने बड़े छोटों को सम्मान दें, प्यार दें। ये सब बातें भी दिखाया जाना बहुत आवश्यक होता था। फिल्म का उद्देश्य यही नहीं है कि आप केवल बहुत बड़ा कलेक्शन कर रहे हैं, बहुत बड़ा बजट आप अर्जित कर रहे हैं, यही केवल पैमाना नहीं होनी चाहिए। यदि भौतिकता ही पैमाना है फिल्मों का कि उसका बजट कितना ज़्यादा केंद्रित हो रहा है, संचय कितना ज़्यादा हो रहा है, तो यह भी देखना होगा कि हमारे समाज का क्षरण कितना हो रहा है, सामाजिक मूल्यों का क्षरण कितना हो रहा है, नैतिक मूल्यों का क्षरण कितना हो रहा है, और उसकी भरपाई हम कहाँ से करेंगे, कैसे करेंगे। वैसे ही समाज में भारतीय संस्कृति का जिस तरह से उसमें ह्रास हो रहा है, संयुक्त परिवार एकाकी परिवार में बदलते जा रहे हैं, गांव से हमारा संपर्क टूटता जा रहा है, बच्चे एकाकी परिवार में रह करके केवल अपनी अभिप्साओं, इच्छाओं, आकांक्षाओं, महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने में लगे रहते हैं, केवल भौतिकता की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं, और उनमें संतोष की प्रवृत्ति, सहिष्णुता की प्रवृत्ति, बड़े लोगों के प्रति सम्मान की प्रवृत्ति की कमी हम निरंतर महसूस कर रहे हैं। हर कोई इस बात की चर्चा करता है, तो हम केवल बच्चों में कमी निकाल करके इस बात को नहीं अपने आप को बरी हो सकते हैं, या हमारी जिम्मेदारी पूरी हो जाती है कि यह बच्चों की कमी है। हमारी जिम्मेदारी है, समाज की जिम्मेदारी है, फिल्म निर्माता निर्देशक की जिम्मेदारी है कि हम बच्चे को दे क्या रहे हैं, उसके सामने परोस क्या रहे हैं, क्या सामग्री देख करके वह बड़ा हो रहा है। आज का बच्चा जो बड़ा हो रहा है वह क्या क्या देख रहा है, भाई सभी का प्रभाव पड़ता है, परिवार का प्रभाव पड़ता है, स्कूल का प्रभाव पड़ता है, आसपास पड़ोस का प्रभाव पड़ता है, समाज का प्रभाव पड़ता है, और सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया का प्रभाव पड़ रहा है। और फिल्मों को भले ही कि इसे ए सर्टिफिकेट दे दिया गया है और बच्चे नहीं देखेंगे, भले ही एडल्ट श्रेणी में डाला जाए, कुछ भी कहा जाए, लेकिन जितना ही बच्चों को रोका जाता है, देखने के माध्यम इतने ज़्यादा विस्तृत हैं, वह किसी न किसी माध्यम से तो इसको देख ही लेगा। और निश्चित रूप से जिस बात को जितना ही छुपाया जाता है कि नहीं इसको नहीं देखे, वह बच्चा इतनी ज़्यादा उत्सुकता होती है इस उम्र में, इतना ज़्यादा जोश होता है उसके अंदर कि वह बिना देखे उसकी तृप्ति नहीं होती है। और जिस बच्चे को अभी काम भावना के बारे में, इस कामुकता के बारे में कुछ भी ज्ञान नहीं है, वह एकाएक सार्वजनीन रूप से इन दृश्यों को देखता है, तो उसके कोमल मस्तिष्क पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, किस तरह से वह इस अपनी इच्छा को पूरी करना चाहेगा, और उस इच्छा को पूरी करने की चाह में किस तरह से वह दुष्प्रवृत्तियों की तरफ अग्रसर होगा, बढ़ेगा, और उसका परिणाम क्या होगा, आपराधिक प्रवृत्तियों का उसमें विकास होगा। और यही है पाशविक प्रवृत्ति, यही है उसमें जो छिपी हुई मानवीय संवेदना है, उस प्रवृत्ति के विकास का अवरुद्ध होना और पाशविक प्रवृत्ति का बढ़ना। अगर हम समाज में इस तरह की फिल्में देते रहेंगे तो निश्चित रूप से चाहे जितना हम बजट इकट्ठा कर लें, भौतिकता में हम बहुत आगे निकल जाएं, लेकिन मानवता में निश्चित रूप से हम पीछे रहेंगे। और मानवता के विकास में हमारा जो योगदान होगा, जब इसका मूल्यांकन किया जाएगा तो निश्चित रूप से हम उसके जिम्मेदार होंगे, उसमें यह कमी पाई जाएगी। यह तो एक नशा है, नशे के रूप में पूरे परिदृश्य को प्रस्तुत किया गया है। तो अगर किसी
नशे के रूप में कि हम दिखा देंगे कि हिंसा क्या होती है, और अपनी बात को सिद्ध करने के लिए इतने बड़े बजट की फिल्म को बनाएंगे और इतने बड़े दर्शक वर्ग को हम दिखाएंगे, तो निश्चित रूप से उत्सुकता, नवीनता की चाह में दर्शक वर्ग देखने आएगा, और इसमें से बहुत सा वर्ग प्रभावित होगा दर्शक वर्ग, और बहुत सा नहीं भी होगा, क्योंकि हमारे यहाँ जो पहले के ज्ञानी पुरुष रहे हैं, कवि रहे हैं, उन्होंने पहले ही कहा है, रहीम ने ही कहा है कि जो रहीम उत्तम प्रकृति का कर सकत कुसंग, जो रहीम उत्तम प्रकृति का कर सकत कुसंग, चंदन विश्व व्यापत नहीं लपटे रहत भुजंग, चंदन विश्व व्यापत नहीं लपटे रहत भुजंग। हमारे समाज में जो उत्तम प्रकृति के पुरुष हैं, उन पर तो कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि वो तो स्वतः से ही उत्तम प्रकृति के हैं। और उदाहरण भी दिया कि चंदन के वृक्ष में जहरीले सर्प अगर लपटे रहते हैं तो भी चंदन विषैला नहीं होता। इसी तरह से हमारे समाज में भी ऐसा नहीं है कि एक फिल्म देख करके पूरे समाज में यह विषैलापन, यह पशुत्वपन, यह वहशीपन ही आ जाएगा, ऐसा नहीं है। लेकिन हमें ध्यान तो रखना होगा कि इसका प्रचार प्रसार कम हो। पशु प्रवृत्तियों का, नरसंहार की प्रवृत्तियों का, आपराधिक प्रवृत्तियों को हम उस पर नियंत्रण कैसे करेंगे? अरे इन्हीं को नियंत्रण करने के लिए हमारे यहाँ पुलिस है, प्रशासन है, उसका भी कोई रोल, कोई भूमिका पूरी फिल्म में कहीं भी नहीं दिखाई देती है। क्या उस समाज में, उस कल्पना में इसकी कोई आवश्यकता नहीं, उनकी कोई ज़रूरत नहीं? फिर समाज और इस फिल्म में क्या तादाद में रह जाता है? यानी कहीं न कहीं समाज के बहुत से महत्वपूर्ण घटकों को इस दृश्य में घटकों की उपेक्षा होती है, उनको नहीं दिखाया जाता है। और न दिखाया जाना, बाधाओं को न उपस्थित किया जाना, जो मन की कल्पना है केवल उस उड़ान को उड़ने देना, निश्चय ही कवि को, लेखक को कल्पना की उड़ान की पूरी छूट है। लेकिन उड़ान भी तो सही दिशा में होनी चाहिए। यह थोड़ा है कि उड़ान गलत दिशा में हो और घटना हो, और घटना से दुखद परिणाम सामने आए। कामायनी में जयशंकर प्रसाद ने इस तरफ बहुत पहले ही इंगित किया था। ऐसा नहीं कि हमारे साहित्य में इन सब बातों पर चर्चा नहीं है, या उन लोगों ने चिंता नहीं जाहिर की है जिनको समाज की चिंता थी, कि भूल गए तुम पुरुषत्व मोह में, भूल गए तुम पुरुषत्व मोह में, कुछ सत्ता है नारी की, समरसता है संबंध बनी, समरसता है संबंध बनी, अधिकार और अधिकारी की। कि समाज में तभी समता आएगी जब हम समाज के जितने घटक हैं सबका ध्यान रखेंगे, कि उसमें हम स्त्रियों पर भी ध्यान रखेंगे, पुरुषों पर भी ध्यान रखेंगे, बच्चों पर भी ध्यान रखेंगे, वृद्धों का भी ध्यान रखेंगे, समाज में परिवार का भी पूरा ध्यान रखेंगे। और इन सबको ध्यान में रखते हुए, इनसे जुड़े हुए जो हमारे सामाजिक मुद्दे हैं, पारिवारिक मुद्दे हैं, उनको हम नई कल्पनाओं के साथ, नई सोच के साथ, नई विचारधारा के साथ प्रस्तुत करेंगे, तो समाज को मजबूत बनाने की दिशा में हम अपना योगदान अमर करेंगे, अक्षुण्ण रखेंगे। नहीं तो एक समय ऐसा आएगा जब इनका भी मूल्यांकन होगा, जो समीक्षक हैं उनका भी मूल्यांकन होगा। जब भी कोई बोलता है तो उसकी विचारधारा का मूल्यांकन होता है। अगर हम किसी भी एक पक्ष में खड़े हो जाएंगे तो दूसरा पक्ष निश्चित रूप से गौड़ हो जाएगा। हमें सभी पक्षों का ध्यान रखना है, सबका ध्यान रखना है। समाज में सभी प्राणी हैं, और जो प्रवृत्तियां हमारे समाज के लिए नुकसानदायक हैं, हिंसा से प्रेरित हैं, हिंसात्मक हैं, हाँ, समाज में हिंसा होती है, ऐसी बात नहीं है। उन घटनाओं को भी प्रसंगवश दिखाया जाना आवश्यक है, दिखाया जाना चाहिए। लेकिन उसका जो समय है, जो काल है, वह कम होना चाहिए, और सीधे सीधे चाकू से काटने के घटनाक्रम को दिखाया जाना कि किस तरह से किया जा रहा है,
ये जो डायरेक्ट दृश्य दिखाए गए हैं, इससे बच्चा ये नहीं सोच पाएगा कि हमको ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। बहुत आसानी से उसको ये उपलब्ध हो जाएगा और बहुत जल्दी से प्रेरित हो जाएगा, क्योंकि उसके पास ये विवेक नहीं है, उसका परिपक्व बुद्धि नहीं है। अभी उसे जोश है, होश नहीं है। और जब तक होश आएगी तब तक बहुत देर हो चुकी होती। और जब होश आने पर तो कोई भी गलत काम नहीं करना चाहता। वो तो हमेशा चाहता है कि अच्छा जीवन जिए, अच्छी इमेज उसकी बने, समाज में अच्छा उसका प्रचार प्रसार हो, अच्छे रूप में उसका नाम लिया जाए। तो इसके लिए ज़रूरी है कि हमारा विवेक संतुलित हो, और संतुलित दृष्टिकोण से जब हम फिल्म बनाएंगे, दर्शकों के समक्ष प्रस्तुत करेंगे, तो निश्चित रूप से तमाम ऐसे फिल्म निर्माता रहे हैं, निर्देशक रहे हैं, जिन्होंने ऐसी फिल्में बनाई हैं जो अमर हैं। और जब भी फिल्मों का इतिहास लिखा जाएगा, उन फिल्मों के इतिहास में और जो लिखी जा रही हैं, उनका जो स्थान है वो हमेशा ऊंचा रहेगा। देखिए, जो किसी को देने का, किसी को बनाने का, किसी को आगे बढ़ाने का जो रास्ता है, जो विचार है, वो हमेशा आपको बड़ा बनाता है। और आप ऐसे रास्ते पर चलें कि जिससे लोग मजबूत बने, लोगों में के अच्छे व्यक्तित्व का विकास हो, तो आपका भी व्यक्तित्व बड़ा बनेगा। अगर आप इन बातों को ध्यान नहीं रखेंगे तो आपके व्यक्तित्व पर भी प्रश्न चिन्ह खड़े होंगे। भले ही फेमस होने के लिए आप बहुत अधिक फेमस हो जाएं, बहुत विश्वविख्यात हो जाएं, लेकिन उस विशेषता के साथ ही विश्वविख्यात होंगे कि आप में कमियां भी क्या क्या हैं। वो कमियां भी कभी आपका पीछा नहीं छोड़ेंगी। तो ज़रूरत इस बात की है कि ऐसे फिल्म निर्माता, निर्देशक अगर अच्छे सकारात्मक उद्देश्यों को लेकर के फिल्म बनाएंगे, तो फिल्में हमारे समाज में एक नया परिवर्तन लाएंगी, और समाज में जो कमियां आ रही हैं वो सुधार की तरफ जाएंगी। और हमारे समाज में सुधार होगा तो ऐसी फिल्मों को और सराहना भी मिलेगी, फिल्म निर्माता, निर्देशक को भी मिलेगी, और हमारे समाज में बच्चों की जो पीढ़ी है वो हमें समृद्ध रूप में मिलेगी, अच्छे रूप में मिलेगी, सशक्त रूप में मिलेगी। बल शक्ति के दुरुपयोग के रूप में उनकी मानसिक शक्ति का विकास नहीं होगा, बल्कि उनकी शक्ति का विकास होगा कि हम कैसे निर्बल को बचाएं, कैसे हम शोषण से उसको बचाएं, उसमें हम अपनी शक्ति को लगाएं। पहले शक्तियों का प्रदर्शन इस रूप में किया जाता था कि शक्ति का सदुपयोग हो, दुरुपयोग ना हो। तो ऐसी फिल्में जब बनेंगी तो उससे हमारा समाज भी अच्छा बनेगा, और लोगों को अच्छी विचारधारा देखने को मिलेगी, सुनने को मिलेगी, और फिल्म देखने के बाद ज़्यादा आनंद आएगा। अभी इस फिल्म को देखने के बाद एक प्रकार से जो थोड़ा कमज़ोर मन मस्तिष्क के हैं, एकदम मन दहल सा जाता है। विशेष रूप से स्त्रियों को, बहुत कम ही स्त्रियां हैं कि एक तो उनको स्थान भी नहीं मिला है, दूसरे उनका इसमें स्वरूप भी अच्छा नहीं प्रस्तुत किया गया है, तीसरे उनके ऊपर इस तरह के रक्त रंजित स्वरूप को देख करके, दृश्यों को देख करके उन पर, उनके मन पर बहुत अच्छा प्रभाव भी नहीं पड़ता है। और साथ में जो सज्जन पुरुष हैं उनको भी ये बातें नहीं पसंद आएंगी निश्चित रूप से। तो ये सारी बातें, ये सारी विचारधाराएं इसीलिए इस फिल्म के बारे में उभर करके आ रही हैं, और इन बातों पर गौर किया जाना चाहिए, विचार किया जाना चाहिए कि आगे हम इसी की ही पुनरावृत्ति ना करें, बल्कि इसके दिशा में कुछ और परिवर्तन लाएं और कुछ नया ऐसा प्रस्तुत करें जो मनोरंजन में भी जो उससे भरपूर हो, लेकिन हमारा मनोरंजन स्वस्थ प्रकृति का हो। अब बनने वाले आगे फिल्मों से ऐसी आशा है, और ऐसी भी फिल्में बनेंगी, ज़रूर बनेंगी, और बहुत से निर्माता, निर्देशकों के मन में इस तरह की विचारधाराएं चलती रहती हैं, और निश्चित रूप से आने वाली फिल्में वह मनोरंजन लेकर के भी हम लोगों के सामने आएंगी। धन्यवाद।